हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर हम बात करें, हमने सीरीज स्टार्ट करी है इंडियन पॉलिटिकल की, जो कि आपकी टारगेट बैचेस को लेके रहेगी, जिसमें हम एनडीए, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। अगर आप इन एग्ज़ाम्स के अलावा भी किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, उसके अलावा कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, जहां भी इंडियन पॉलिटी आती है वहां आप इस सीरीज़ को फ़ायदेमंद पा सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अब तक हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और उन 3 क्लासेस में हमने 1909 से पहले के जितने भी एक्ट जो हैं ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किए थे, वो सारे के सारे एक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे 1909 और उससे आगे के जो एक्ट आए हैं, जैसे 1909, 1919, 1935 और 1947 के जो अधिनियम जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा पास किए गए थे भारत के लिए, वो सारे के सारे कानून आज हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट एक टॉपिक हो जाएगा और इसके बाद हम लेके आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो बात करते हैं इस एक्ट की। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो आपका पास किया गया 1909 में, और इसी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को जाना जाता है एक और नाम से, और उसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। क्या नाम है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इसी अधिनियम को मोर्ले मिंटो भी कहा जाता है। मोर्ले मिंटो क्यों कहा जाता है? जिस टाइम ये कानून पास किया गया था उस समय मोर्ले नाम के जो व्यक्ति हैं वो सेक्रेटरी थे भारत के। क्या थे? सेक्रेटरी थे। अगर मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो क्या थे? भारत के वॉइसरॉय थे, और उन्हीं के नाम के ऊपर जो है ये एक्ट आपका पास किया गया है। मैं ये कुछ रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब हो चुकी हैं चीज़ें क्लियर। इसी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को क्या कहा जाता है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। और साथ में मोर्ले क्या थे भाई? मोर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड मिंटो थे उस समय भारत के वॉइसरॉय। अब ये कानून पास क्यों किया गया? 1892 और फिर सीधा 1909, यानी लगभग आप मान के चल सकते हो 17 साल बाद। तो मेन रीजन क्या है? 1905 में हुआ पार्टीशन, और पार्टीशन की वजह से भारत में काफ़ी विरोध जो है हमें देखने को मिलेगा अंग्रेजों के खिलाफ। और इंडियंस चाहते थे कि भारत के अंदर कुछ सुधार हो, भारत के लोगों को कुछ जो है अधिकार मिलें, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें अंग्रेजों के सामने। इन सारी चीज़ों के चलते हुए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से डिमांड करी, और अंग्रेजों ने भी सोचा कि अगर हम इनकी ज़रूरतें या इनकी डिमांड्स कुछ पूरी नहीं करेंगे तो ये 1857 जैसी या और जो बगावत भारत के लोगों ने करी हैं उन जैसा कुछ ना कर दें। इस करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के लोगों के लिए कुछ सुधार लेके आने की बात कही। यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी रिफॉर्म चाह रहे थे कि कुछ बदलाव किया जाए। और जो कांग्रेस के लीडर थे उस समय, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी भारत के अंदर सुधार चाहते थे। और वो लॉर्ड मोर्ले जो आपके वॉइसरॉय थे उस समय, उनसे भी मिलते हैं इंग्लैंड के अंदर और बात करते हैं कि भारत के अंदर आपको कुछ सुधार करने चाहिए ताकि भारत के लोग शांत रहें। दूसरा रीज़न क्या है? इस मोर्ले ने बात क्यों मानी? क्योंकि उस समय एक और ग्रुप जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, जिसमें लाला लाजपत राय यानी लाल बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे। तो इनको आप कह सकते हो थोड़ा सा कम इनका प्रभाव करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने सोचा कि हम किनका साथ दें? जो मॉडरेट लीडर हैं उनका साथ दें, ताकि इनको हम ज़्यादा हवा ना दें। ऐसे बंदे हैं ये जो क्रांति कर सकते हैं इनके खिलाफ। तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ करते हैं इनके लिए ताकि ये शांत रहें। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिमला डेप्यूटेशन भी हुआ था 1906 में, जहाँ पे मुस्लिम्स को लीड करने गए थे आगा खान, और वो मिले लॉर्ड मिंटो से। साथ में उन्होंने बात करी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, कि मुसलमान जो है वो मुसलमान को ही वोट दे, ऐसे कुछ कानून भारत के अंदर लेके आए जाएं, ये डिमांड उन्होंने रखी। पर इंडियंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो इसके अंदर, इस कानून के अंदर मेजर प्रोविजंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेजर मुद्दे हैं जिनको, या कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में पास किया गया, या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909।
अब एक बात जो इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर सेंटर और प्रोविंसेस में साइज को बढ़ा दिया गया। जो पहली जितनी स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया इन्होंने ताकि इंडियंस को पार्टिसिपेट करा सकें। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 मेंबर थे, अब होने लगे 60। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल की, मद्रास की, बॉम्बे की और यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इन्होंने स्ट्रेंथ कर दी 50 बंगाल में होंगे, 50 मद्रास में, 50 बॉम्बे में। पॉइंट ये रिलीवेंट नहीं है, जो पॉइंट रिलीवेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि किन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन से पॉइंट है जिनको हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बस हमें पता होने चाहिए कि किस टाइप के सुधार किए गए। यानी इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर बात करें पंजाब और बर्मा, बर्मा यानी भाई आज का म्यांमार, वहाँ पे भी जो काउंसिल के अंदर स्ट्रेंथ है वो 30 कर दी गई कि पंजाब के अंदर भी 30 सदस्य होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसी सभा जो कानून बनाने का अधिकार रखती है, वहाँ उसकी बात करी गई है। अब इसके बाद अगर बात करें तो इनमें अलग अलग टाइप के मेंबर्स थे। आप मान सकते हो कि भाई कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट होके आएंगे, वो सारी चीज़ें। और हम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं करने वाले क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं पूछा जाता आपसे। जस्ट मैंने आपके लिए ऐड किया है ताकि जब आप रिविज़न करें तो आप समझ पाएँ कि किस तरीके से ये मेंबर्स को अपॉइंट करते थे। बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि ये पीडीएफ हम लें तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, एग्जाम टॉक्स है, व्हाट्सएप पे भी एग्जाम टॉक्स नाम से चैनल है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप विकास तंवर 04 से मेरे को जाके फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन या जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट तो होके आए पर इनडायरेक्टली, यानी भारत के लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, जैसे आपकी बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के कुछ मेंबर्स जो हैं वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, या मान लो यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है वो आपस में सेलेक्ट करके एक को भेज देंगे इन काउंसिल्स के अंदर। अगर यहाँ पे बात करें, ये बता रखा है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आते थे? लोकल बॉडीज से, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जो ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर्स उठा लिए, ट्रेडर जो कम्युनिटीज़ हैं या मुस्लिम्स जो हैं वहाँ से उठा लिए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई ये। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये? इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आपके मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने की साजिश अंग्रेजों के द्वारा करी गई। अब 1906 में जो शिमला डेपुटेशन था वहाँ पे डिमांड थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और ये डिमांड इन्होंने एकदम मान ली। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई इंट्रोड्यूस कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। किन के लिए? मुसलमानों के लिए, कि अब जो मुसलमान है वो सिर्फ मुसलमान को ही वोट कर सकता है, मुसलमान व्यक्ति मुसलमान के अलावा किसी और को वोट नहीं कर सकता। ये था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट में। अब जो पॉइंट हमें याद रखना है वो क्या है कि 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट किसके लिए आया? सिर्फ और सिर्फ आया आपका मुसलमानों के लिए। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं ये डिस्कशन कर सकते हैं बजट पे और रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इसी के अलावा ये थोड़ी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं पब्लिक मैटर्स को लेके कि हमें जनता के लिए क्या करना चाहिए, किस टाइप से उनके लिए काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और इससे पहले 1892 में अगर हम बात करें तो डिस्कशन कर सकते हैं बजट पे, पर कोई रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकते, रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, ना पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई बात कर सकते थे। पर 1909 में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होना स्टार्ट हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का, यानी अगर आप और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, ये अधिकार भी इंडियंस को दिया गया। पर फॉरेन पॉलिसी और राजाओं के साथ क्या नीति रहेगी वॉइसरॉय की या उसकी काउंसिल की, उसमें आपको कोई भी डिस्कशन या पूछने का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया। कंपनी के ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था 1909 का, उसमें।
अब इसके बाद इंडियंस का पार्टिसिपेशन हमें और बढ़ता दिखेगा। जो लॉर्ड मिंटो है, जो कि उस समय वॉइस रॉय थे, वो इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो लेके आ चुके थे। अब वो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी ऐसी काउंसिल, ऐसी सभा जो कानून लागू करने का अधिकार रखती है, उसमें भी इंडियंस को अपॉइंट करेगी। और पहला इंडियन जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करेगा वो कौन था? वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहले भारतीय थे जिन्होंने वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन करने के बाद क्या बने? तो ये लॉ मेंबर जो हैं, लॉ मेंबर इनको बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको नॉमिनेट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है, जो काउंसिल थी, टोटल काउंसिल में कितने मेंबर थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के? 15। अपन ने बात करी थी 1858 में कि 15 मेंबर्स असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो ये जो 15 मेंबर हैं, इनमें से 2 मेंबर अब आपके इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा। अब आगे आते हैं कि आपका मेन रीज़न क्या है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और किसको दिया गया? सिर्फ और सिर्फ अभी मुस्लिम्स को मिला है कम्युनल इलेक्टोरेट। अगर बात करें तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? जो उस समय वॉइस रॉय थे उसी को कहेंगे। तो कौन था भाई? लॉर्ड मिंटो जो है उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है भारत के अंदर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को और मुसलमानों को डिवाइड करने की जो नीति है वो अपना ली थी। और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो इंडियंस को डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम्स हैं। इस टाइप के एक्ट इसमें किए गए। अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, नेक्स्ट कानून के ऊपर। तो ये जो नेक्स्ट एक्ट है इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसका एक और नाम है, एक और नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ये नाम बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का दूसरा नाम क्या है? तो 1919 का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, तो मॉन्टेग्यू जो है वो क्या थे? वो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और क्लेम्सफोर्ड क्या थे? क्लेम्सफोर्ड आपके उस समय भारत के वॉइस रॉय थे। तो उनके टाइम में ये पास हुआ, तो उनके नाम पे भी हम इस अधिनियम या इस कानून को जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया? जो सेंट्रल सब्जेक्ट हैं, यानी केंद्र सरकार के जो सब्जेक्ट हैं और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग कर दिया गया। यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो हमें सबसे पहली बार यहीं देखने को मिलता है 1919 के अधिनियम के अंदर, कि किस तरीके से सेंट्रल सब्जेक्ट्स और आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे रख दिए जिनके ऊपर प्रोविंसेस या जो स्टेट्स हैं उनको कानून बनाने का अधिकार इन्होंने दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है डायरकी को लेके, कि इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पर कहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस यानी राज्यों के अंदर इन्होंने डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल रूल, यानी द्विप्रणाली। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, राज्यों के पास जो मुद्दे थे, उनको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो ट्रांसफर्ड थे और कुछ ऐसे रिजर्व, यानी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर गवर्नर जो डिसीजन लेगा उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं अगर गवर्नर उनके ऊपर कोई डिसीजन लेता है तो गवर्नर को जवाबदेही करनी पड़ेगी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उस राज्य की सभा के अंदर उसको कहना पड़ेगा कि ये डिसीजन मैंने लिया है तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिलती है, पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार भारत के अंदर बायकैमरलिज्म आया, और ये बायकैमरलिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ऐसे ही जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो है द्विसदन है, तो उसी चीज़ को बायकैमरलिज्म जो है वो कहा गया है।
अगर हम बात करें बाइकैमरलिज्म के बारे में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाइकैमरलिज्म कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और काउंसिल भी होगी आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इसके अंदर 140 सदस्य हो सकते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 सदस्य तक हो सकते थे। और आज भी हम देखते हैं राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम है और लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक डायरेक्ट इलेक्शंस वाला। डायरेक्ट इलेक्शंस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। 1909 में जो कानून पास हुआ था उसमें लिखा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। पर अब इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शंस कराने स्टार्ट किए। कब? 1909 के अंदर। तो 1919 डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए और इन डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत की 10% आबादी को वोटिंग राइट्स दिए गए। और इस वोटिंग राइट्स में किनको ये वोटिंग राइट्स मिले, तो जो आपके अच्छे घरों से लोग थे, जो सरकार को टैक्स पे करते थे, सरकार के पिट्ठू थे, उनको इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया। इलेक्शंस चाहे डायरेक्ट हों, पर यहाँ अभी भी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं थी कि कौन क्या डिसीजन लेगा, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर इंडियंस होंगे, ठीक है। पर जो कमांडर इन चीफ है यानी सेना का जो हेड है वो आपका इंडियन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी गई। अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर यूपीएससी की जो नींव रखी गई है वो इसी टाइम रखी गई है। यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की। किस चीज़ की? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो है यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा करी गई और यही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आगे जाके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी रूप धारण करेगा। इसका काम क्या था? जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट करने का काम जो है वो आपका इनका दिया गया था, यानी आईसीएस की रिक्रूटमेंट्स का काम जो है वो इन्हें दिया गया था। अगर हम बात करें कि इसके बारे में, सॉरी एक मिनट यार, ये फ़ोन आ गया है, ठीक है, तो एक सेकंड, हेलो, बाद में करूँ यार, एक मिनट रुक, हेलो, ठीक है, क्या हो गया था? वो फ़ोन कट गया था ना एकदम। अच्छा चल ठीक है, मैं कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक। हाँ अभी पक्का, मेरे को 1500 का ही उसने, ठीक ठीक। तो सॉरी, कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने थे, उससे रिलेटेड कोई कॉल आ गई थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं आपसे और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आप, हाँ, बिना कोई हेडेक के। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो भाई अपन ने बात कर ली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कह सकते हो एक बेस जो है वो हमें यहाँ पे तैयार देखने को मिलता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने बनाई थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैं आपको बताऊँगा। क्यों बताऊँगा? क्योंकि मुझे लगता है क्या पता वो भी पूछ लें आपसे। तो भाई वो है आपका हाई कमिश्नर का ऑफिस। क्या है? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, हाई कमिश्नर ऑफिस। ये हाई कमिश्नर का ऑफिस क्या है और क्यों बनाया गया? अब भारत के राजदूत अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं आज के टाइम में। अगर भारत सरकार अगर यूएसए से बात करना चाहती है तो वो अपने एम्बेसडर के पास फ़ोन करेगी कि हम ये बात चाहते हैं यूएसए से, और आप जाके बताएं उनको। तो ऐसे ही जो राजदूत जिसको हम बोलते हैं, एम्बेसडर जिसको हम बोलते हैं, या फिर हाई कमिश्नर, एक ही बात है, नाम अलग है पर चीज़ें एक हैं। हाई कमिश्नर का ऑफिस जो है वो बनाया गया, पर कहाँ पे रहता था? हाई कमिश्नर ऑफिस फॉर इंडिया। पर बना कहाँ पे? बना भाई इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में, ठीक है। तो वहाँ पे इस हाई कमिश्नर के ऑफिस को बनाया गया ताकि भारत से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको ये संभाल सके। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ड्यूटीज़ थी,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ड्यूटीज थी कुछ एक, उनको ट्रांसफर कर दिया गया हाई कमिश्नर ऑफिस के पास या भारत के हाई कमिश्नर के पास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपका सेकंड लास्ट अधिनियम भी है। तो करें भाई स्टार्टिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं काफ़ी अच्छे से। अब मुझे इस चीज़ के बारे में मैं गो थ्रू हो चुका हूँ, और साथ में मतलब जिसमें मैं क्लास बना रहा हूँ अब ईजिली मैं उसमें बना लेता हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एक दो क्लासेस में प्रॉब्लम आई थी, पर आई थिंक अब मैं बेटर हूँ। नेक्स्ट है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसमें क्या है भाई, ठीक है। अब अंग्रेज जो हैं भाई ये बहुत हरामी बंदे हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो हम पास करेंगे, क्योंकि समय के हिसाब से क्या होती हैं, लोगों की डिमांड आती हैं, और लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें सुधार चाहिए। अब ब्रिटिशर्स जब तक सुधार नहीं करेंगे तो इंडियंस रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब 1919 का जो एक्ट आया है उसके बाद आपका महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया था, या डांडी मार्च आप कह सकते हो। डांडी मार्च स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या किया महात्मा गांधी ने भाई, एक आंदोलन कर दिया। अब उस आंदोलन को रोकना था, और साथ में आंदोलन को रोकने का एक ही तरीका है, आप कुछ सुधार करो लोगों के लिए, तो आप ये जो डांडी मार्च है इसको आप रोक सकते हो। अगर आप सुधार नहीं करोगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो आप कैसे रोकोगे। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ चीज़ों में बदलाव लेके आते हैं ताकि भारत के लोग शांत हों, और आंदोलन ये रुक चुका है। तो उन्होंने बीच में ही कह दिया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम भारत के अंदर सुधार लेके आना चाहते हैं, रिफॉर्म करेंगे, क्रांति ले आएंगे भारत में, भाई चीज़ें बदल देंगे सब कुछ। तो उससे रिलेटेड जो है चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो इस एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, जिसके अंदर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको मिलाया गया, और एक ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो आपकी बनाई गई। नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पर आपको पता हो इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है भाई, तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ये वाला पॉइंट, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब मैंने बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और आपकी जो हाँ 3 लिस्ट, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर को यहाँ पे डिवाइड किया गया। उन्होंने काम बांट दिए कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये दोनों मिलके कर लेंगी। जैसे आज के टाइम में आपको एग्जांपल दूं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, इंडियन आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, विदेश नीति को सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। पर जैसे आपकी हर एक राज्य की पुलिस है, हर एक राज्य की नौकरियां हैं, उनको वो राज्य देखता है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मिलके काम करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या आपकी प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें दोनों को मिलके ही काम करना पड़ता है, अकेले में हम कुछ नहीं कर सकते, राज्य और सरकारें दोनों। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट की जो पावर है वो डिवाइड करी गई। यहाँ पे 3 लिस्ट सामने आती हैं जो आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट। फेडरल लिस्ट में वो विषय हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। प्रोविंशियल लिस्ट यानी वो लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस यानी कि राज्य ही कानून बना सकते हैं, और कंकरेंट यानी दोनों मिलके कानून बना सकते हैं, राज्य भी और आपके केंद्र सरकार भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करें फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, तो 59 सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट में थे। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स थे। अगर बात करें कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, तो 36 सब्जेक्ट थे। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, या एक ही मान लो इनको, उसी का आगे डिटेल में बताया गया, तो ये पॉइंट हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। सॉरी, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो ना सेंटर में आई, ना कंकरेंट में, और ना आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी रेजिडरी पावर। जो पावर आपकी बच गई थी, जो सब्जेक्ट्स बच गए थे, वो मिल गए आपके गवर्नर जनरल या फिर मिस्टर वॉइसरॉय को। इसमें कोई डाउट नहीं, तो पूछ सकते हैं डाउट है तो। अब आपा ने बात करी थी भाई 1919 में जो डायरकी है, 1919 में डायरकी आई प्रोविंसेस में यानी राज्यों में।
अब यहाँ पे क्या हुआ, डायरकी को अबोलिश किया गया और डायरकी की जगह लेके आए राज्यों में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी राज्य जो हैं वो अब आज़ाद हैं और अपने मन मर्जी से वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी राज्य अब अपने आप को खुद देखेंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। अच्छा क्या कह रहे हो भाई? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। डायरकी थी तो, पर डायरकी सेंटर से अबोलिश करके कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, आपकी स्टेट्स के अंदर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनमें यहाँ से फ्रीक्वेंटली हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम एग्जाम टॉक्स, व्हाट्सएप पे भी एग्जाम टॉक्स करो और इंस्टाग्राम पे अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट मिल सके। और गारंटी लेता हूँ क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनेंगे। एक बार पहला चैप्टर होने दो, सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने क्वेश्चंस कराए, टॉपिक्स बताए हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि हाँ सर आपने तो ये भी बताया था, यहाँ से भी पहले क्वेश्चन आया है, ये पॉइंट भी बताया था, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब भाई बाइकैमरलिज्म आपका कहाँ पे आया? पहले बाइकैमरलिज्म आया सेंटर में। अब बाइकैमरलिज्म था सेंटर में, अब बाइकैमरलिज्म आ गया प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस का मतलब है भाई स्टेट में। ठीक है, टोटल 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे उस टाइम और 11 में से 6 प्रोविंसेस के अंदर बाइकैमरलिज्म लेके आए। तो वो पूछ रहे बाइकैमरलिज्म कब आया? 1919 में, पर कहाँ पे? सेंटर में। स्टेट्स में कब आया? तो आया 1935 में। टोटल 11 प्रोविंस थी, 11 में से 6 में बाइकैमरलिज्म आया, जिसमें असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस, ये 6 राज्य थे जहां पे बाइकैमरलिज्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यानी विधानसभा और विधान परिषद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस ही कानून के तहत ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि भारत के संविधान का 60% हिस्सा हमने इसी 1935 के अधिनियम से उठाया है। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम से उठाया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये सारा का सारा मुद्दा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। भारत के अंदर 1935 के अधिनियम में लिखा गया कि एक फेडरल कोर्ट की स्थापना करो, और फेडरल कोर्ट की जब स्थापना करी तो ये बात तो कही 1935 में, स्थापना हुई 1937 में। और यही फेडरल कोर्ट जो है ये आगे जाके नाम चेंज होके बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और ये फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ पे? 1937 में। तो इसकी स्थापना हुई आपकी दिल्ली के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, दिल्ली के अंदर जो फेडरल कोर्ट है वो बनी 1937 में, और इसी फेडरल कोर्ट का नाम बाद में हुआ सुप्रीम कोर्ट, जो आज के टाइम हम देखते हैं। आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। पर इससे पहले मैं जाना चाहूँगा इस स्लाइड के ऊपर एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और है। वो क्या है? हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत ही करी गई थी आपकी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई? 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर कोई डाउट तो पूछो भाई, अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा, पर 2-3 चीज़ें बताने के लिए मुझे एक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी। और उस स्लाइड को ऐड हम कैसे कर सकते हैं भाई? उस स्लाइड को ऐड हम कर सकते हैं ऐसे। तो एक बार इसको डिलीट कर दें और न्यू स्लाइड आपकी ऐड हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं 1935 के एक्ट के अंदर 1-2 चीज़ें और रह गई थी। ठीक, अरे यार डन 1 सेकेंड। हाँ, 1935 के एक्ट के अंदर 1-2 चीज़ें रह गई थी, और वो 1-2 चीज़ें हैं क्या? सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात करी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आपने 1919 में क्या बात करी थी? पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई है। यहाँ पे इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो पहले ही बना लिया है, अब ये लेके आएंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन,
पर उस टाइम स्टेट नहीं बोलते थे, तो क्या बोलते थे? प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1935 के तहत जो है वो हमें देखने को मिलेगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज के टाइम भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हरियाणा का माने तो क्या बोलते हैं? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान का माने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी का माने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी इनकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं 1935 के अधिनियम में हो चुकी है। अब कई बार हम देखते हैं कि स्टेट्स का तो है चलो पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंटर का भी है, पर कई बार दो राज्यों का भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, तो उसको बोला जाता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब इस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या होता है? दो से अधिक राज्यों के अंदर अगर आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़े, तो ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करा सकता है राज्यों के लेवल के ऊपर, अगर दोनों राज्य डिमांड करते हैं तो उस चीज़ की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और ये हमारा हो चुका था। अब आते हैं आगे। तो भाई ये सारे 35 तक चले। 35 के बाद भारत के आज़ाद होने की बारी आई, और हमारा प्यारा भारत जो है वो अब आज़ादी लेगा। पर अंग्रेजों ने आज़ादी कैसे दी? एक कानून पास करके, और उस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब ये जो एक्ट पास किया गया, इसमें लिखा क्या गया था? तो इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम एक बार देखेंगे क्या इसके अंदर लिखा गया था। और इसके अंदर भाई मेरे को एक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा आपसे, और एक स्लाइड और ऐड करना चाहूँगा इसी के बीच में आप सभी के सामने। तो ये एक स्लाइड हो चुकी है हमारी, चलो इसी को यूज़ कर लेंगे, मे भी हो जाएगी अब ये यूज़। ठीक है, ये हो चुकी है, दोबारा से स्लाइड तैयार। तो 1947 का जो एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो अंग्रेज यानी उस समय जो भारत के क्या थे, वॉइसरॉय थे, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को काम दिया गया कि वो पार्टीशन प्लान लेके आए और किस तरीके से भारत का विभाजन किया जाएगा वो डिसाइड करे। और जब ये 1939 का एक्ट पास किया गया, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लेबर पार्टी से थे। क्लीमेंट एटले उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए परमिशन दी। और वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन आपके 1947 में क्या थे? वॉइसरॉय थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दी और आखिरी वॉइसरॉय भारत के रहे। तो इसमें क्या किया गया? इसमें इन्होंने जो पहले चीज़ें थी, जैसे वो क्वीन थी इंग्लैंड की, वो टाइटल लेती थी कि वो भारत की भी महारानी है। वो जो टाइटल है एम्प्रेस ऑफ इंडिया, वो ख़त्म इन्होंने कर दिया। सेकंड अगर बात करें तो वॉइसरॉय का जो पद है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा कि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, पाकिस्तान अपना बनाए, और दोनों जो कंट्री हैं उसके लीडर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ब्रिटेन जो है वो किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, किसी भी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे इन्होंने कहा कि जितने भी सिविल सर्वेंट सब तक अपॉइंट हो चुके हैं वो अपनी कंटिन्यू करेंगे सर्विस, पर नए सिविल सर्वेंट्स उनके संविधान के हिसाब से काम करेंगे, पुरानों को हटाया नहीं जाएगा उनकी ऑफिस से या उनकी जो पोजीशंस है उससे। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इन्होंने कहा एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। इंडिया की अलग से आपकी क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। पाकिस्तान की अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही थी। ठीक है, और बताओ। ठीक है, और इसमें अगर आपको किसी को भी डाउट है किसी भी टाइप का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले क्या करेंगे, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये आपकी फ़ोटो है उस दिन की, जो लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिनको हम मानते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो दिखेंगे। ये तस्वीर शायद आपको जानी पहचानी हुई लग रही होगी। ये हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर अम्बेडकर साहब। ठीक है, इन्होंने भारत के संविधान का आप कह सकते हो निर्माण जो है वो किया था, या भारत के संविधान को इन्होंने बनाया था। तो अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर सेकंड टॉपिक करने से पहले हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस,
जितने भी फर्स्ट चैप्टर से आए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो आगे पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम उनको लिख सकते हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में, वो आपका चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो, इवन आपका डिफेंस एग्जाम हो, CDS NDA डिफेंस में आ गई, ठीक है, FCAT का एग्ज़ाम हो, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट हो, ठीक है, या फिर आपके SSC के एग्ज़ाम्स हो, भाई सभी एग्ज़ाम्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, पर हमारी प्रियोरिटी जो है वो रहेगी इन एग्ज़ाम्स के लिए जो आपके स्टार्टिंग के 4 हैं और जो आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।